करें स्टार्ट। देखो जी, अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग में हमें क्या समझना है कि जैसे हम लोग अकाउंट्स कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारी अकाउंट्स खत्म होती है तो उसके बाद हमारा काम शुरू होता है चेकिंग का। चेकिंग कौन करता है, उसके लिए स्पेशल डेजिग्नेशन दी गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आजकल के टाइम में जो सीए है उसी को ही चेकिंग के बारे में पता हो। हम जो अकाउंट्स की एंट्री कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उसका लास्ट इंपैक्ट क्या होगा, यानी हमारी जो एंट्रीज की गई हैं उसको चेक करने के लिए ऑडिटर हमसे क्या क्या क्वेरीज मांग सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑडिटिंग क्या है। ऑडिट का मतलब है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इस तरीके से, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट ओपिनियन। ऑडिटिंग का मतलब है इंडिपेंडेंट चेक करना, किसी की बुक्स को हम चेक कर रहे हैं और उस बुक में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको नहीं जानते, इस तरीके से चेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उस एंटिटी को जानेंगे, हमारा उससे रिश्ता होगा, तो हम उसकी चेकिंग जो है फेयर तरीके से नहीं कर पाएंगे, बायस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के थ्रू करना है। और कौन कर रहा है, ऐसा पर्सन जो एंटिटी को नहीं जानता। ठीक है ना, प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है ना। और किसकी करनी है, किसकी करनी चेकिंग, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और कोई चेकिंग करने का आपको राइट नहीं दिया गया। आप सीबीआई नहीं हो, आप आरबीआई नहीं हो, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले नहीं हो, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट तक आपकी पावर है। ठीक है ना। अच्छा, क्यों कर रहे हो, टू प्रोवाइड एन ओपिनियन, आपका अधिकार सिर्फ क्या है, ओपिनियन देना। आप एंट्री को ठीक नहीं करोगे और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करोगे। जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है वो ऑडिटर नहीं हो सकता, यानी जो एंट्री कर रहा है और ऑडिटर दोनों अलग अलग है। मैं ही सीए उस कंपनी में नौकरी करता हूं, मैं ही एंट्री करता हूं, मैंने ही उसकी ऑडिट कर दी, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो जो पर्सन ऑडिटिंग कर रहा है उसे अकाउंट्स का राइट नहीं दिया गया। ठीक है, और क्या करना है, आपको ओपिनियन देना है। किस चीज पे ओपिनियन, ये बताना है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी इज ट्रू एंड फेयर और नॉट। तो उसके बेस पे, जो मैंने कल पढ़ाया था एनालिसिस, उसके बेस पे डिसीजन ले पाए कौन, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है और स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, तो उसको बैलेंस शीट पे रिलाई करना है, किसके ओपिनियन के बेसिस पे, एक सीए के बेसिस पे। तो उसको ये बताना है हमको कि अगर मैंने साइन कर दिया तो बैलेंस शीट ठीक है, अब आप इस पे पैसा कंपनी में लगा सकते हो। और अगर सही नहीं है तो अभी हम पढ़ेंगे 3 टाइप की रिपोर्ट इश्यू करता है वो। ठीक है, 3 टाइप की रिपोर्ट कौन सी इश्यू करता है, जब ऑडिटर पूरे साल ऑडिट कर लेता है तो 3 टाइप की रिपोर्ट देता है ऑडिट। उसकी रिपोर्ट का नाम है, एक रिपोर्ट है मॉडिफाइड और एक है अनमॉडिफाइड। एक है मॉडिफाइड, एक है अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड को बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट, सब कुछ ठीक है। क्या मतलब बोला मैंने, अगर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी मतलब सब कुछ ठीक है। मॉडिफाइड में 3 प्रकार की होती है, क्वालिफाइड, उसके बाद एडवर्स और उसके बाद डिस्क्लेमर। ये नोट्स में दे दूंगा आपको, ऑडिटिंग है ना। क्या है 3 टाइप की रिपोर्ट्स। अनमॉडिफाइड का मतलब है हर एंटिटी यही चाहती है कि सीए कौन सी रिपोर्ट इशू करे, अनमॉडिफाइड, यानी वो बोल दे आपकी बॉडी, आपकी फंक्शन बिल्कुल ठीक है, कोई कमी मेरी तरफ से नहीं पाई गई। यानी हर एंटिटी ऑडिटर से क्या मांगती है, कौन सी रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। लेकिन अगर आप में कोई कमी है तो यहाँ पे मॉडिफाइड रिपोर्ट दी जाएगी और आपकी रिपोर्ट में हाईलाइट किया जाएगा ये पॉइंट। अब हाईलाइट करने के कई रीजन हो सकते हैं। तो मॉडिफाइड, क्वालिफाइड रिपोर्ट कौन सी होती है, ऑडिटर लिखता है कि ईच एंड एवरी आइटम इज वेरीफाइड एंड नोटेड एक्सेप्ट द फॉलोइंग आइटम, ऑल द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट पी&एल इज ट्रू एंड फेयर। एक्सेप्ट का मतलब बताता है इन चीजों को अगर छोड़ दे तो बाकी सब कुछ ठीक है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक लेबोरेटरी चलाता हूं, मुझे सीबीसी रिपोर्ट के लिए बोला गया, ब्लड टेस्ट के लिए, मैंने कहा सारे रिपोर्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो बस मतलब एक्सेप्शन दे दी मैंने कि ईच एंड एवरीथिंग इज फेयर एक्सेप्ट दिस, तो इस पे कंट्रोल कर लो, बाकी एंटिटी ठीक है। तो दिस इज व्हाट क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड मतलब आप किसी एक चीज पे क्वालिफाई करवा रहे हो, कंडीशन दे रहे हो, बाकी सब ठीक है। एडवर्स तब होता है जब कंपनी का ऑडिटर बिल्कुल संदेहात्मक रिपोर्ट इशू करता है। एडवर्स का मतलब है आप एंटिटी की रिपोर्ट से खुश नहीं हो, फाइनेंशियल पोजीशन से खुश नहीं हो, तो एडवर्स रिपोर्ट देते हो आप। एडवर्स का मतलब होता है बिल्कुल गलत है, कंपनी अपने प्रिंसिपल से दूर जा रही है, कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से दूर जा रही है, कंपनी अपने कंप्लायंसेस को पूरा नहीं कर रही है, तो कौन सी रिपोर्ट हम देंगे, एडवर्स। जितनी कंपनियां फ्रॉडलेंट काम करती हैं तो हम एडवर्स रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेम का मतलब होता है आई एम
unable to provide any opinion due to certain reason could be entity had not provided full support, entity had not given the data that we have asked for. बहुत सारे रीजन ऐसे हो सकते हैं कि हम क्या रिपोर्ट दे रहे हैं डिस्क्लेमर। जैसे मान लो डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको इंजेक्शन लगाना है और आप इंजेक्शन लगाते हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो रिपोर्ट में क्या लिखेगा डिस्क्लेमर कि मैंने वो एक्टिविटी नहीं कर पाई जिसके वजह से मैं रिपोर्ट देता। जैसे मुझे जरूरत थी बैंक रिकंसिलिएशन के बैंक स्टेटमेंट दो, एंटिटी ने मना कर दिया। मुझे चाहिए था डेटर रिकंसिलिएशन रिपोर्ट दो, डेटर से मुझे परमिशन नहीं मिली। तो ड्यू टू सर्टेन रीजन आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी ओपिनियन, दैट इज व्हाई आई एम इशूइंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो एक ऑडिटर इशू करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास ऑडिट होती कितने टाइप की है। ठीक है, तो पहली ऑडिट हमारे पास होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है जो लॉ के तहत कंपलसरी है, जो लॉ ने बोला है, किसी कानून में लिखा है कि आपको ऑडिट करानी है। जैसे अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, आपके शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट होगी। साल खत्म होने के बाद आपके पास ऑडिटर आएगा और पूरे साल भर की ट्रांजेक्शन क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। यह है स्टैट्यूटरी ऑडिट। मतलब दिस ऑडिट इज कंपलसरी ऑन यू। ठीक है, एक आपने सुना नहीं होगा लेकिन एक बैंक ऑडिट होती है, ये सिर्फ बैंक के लिए। बैंक ऑडिट मतलब बैंक्स की ऑडिट, और बैंक की ऑडिट में एक ऑडिट होती है कॉन्करेंट ऑडिट। पूरे महीने ऑडिट चलती है बैंक की, उसे बोलते हैं कंकरेंट ऑडिट। अब कैसे, अब आप देखो कभी आप बैंक में जाओ 3:30 के बाद, 3:30 नॉर्मल जो है ना ट्रांजेक्शन खत्म, मतलब ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप बैंक में जाके, यानी पैसा जमा डिपॉजिट बंद हो जाएगा। क्यों, 3:30 के बाद जितना ट्रांजेक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर उसी की उसी दिन चेकिंग होती है, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट। कौन कर रहा होता है, जो भी बैंक का ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिटर होगा। ठीक है, तो बैंक में जो काम का टाइम है वो ऐसे 10 से 6 है, लेकिन ट्रांजेक्शन को, डीलिंग को वो 4:30 या 4 बजे तक रोक देते हैं, क्योंकि उसी दिन वो सारी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जितनी पर्चियां उनके पास होंगी, जितने चेकबुक होंगे, जितने खाते खुले होंगे, जितने खाते बंद हुए होंगे, जितने लोन सैंक्शन हुए होंगे, उसी दिन वो क्या हो जाएंगे, ऑडिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होती है ब्रांच ऑडिट। नाम से ही पता चल रहा है, ब्रांच मतलब एक कंपनी है, उसके कई ब्रांचेस हैं, तो हेड ऑफिस कहता है कि मेरी हर ब्रांच की आप क्या कर दो, क्रमशः ऑडिट कर दो। इतनी ब्रांचेस हैं मेरे पास, तो हेड ऑफिस कह रहा है कि मेरी ब्रांचेस की ऑडिट कर दो। और ब्रांच ऑडिट कंपलसरी भी है जब आपके ब्रांच की टर्नओवर बहुत ज्यादा हो, लिमिट में अगर आपका आ जाता है। ठीक है, एक होता है इंटरनल ऑडिट, ये नया आया है 2013 एक्ट में, नया आया है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है, एक ऐसी ऑडिट हम लाए हैं जिससे आप अपने इंटरनल कंट्रोल को रेगुलरली चेक कर सकते हो। दिस इज लाइक अ कॉन्करेंट ऑडिट, बट कॉन्करेंट ऑडिट इज ओनली एप्लीकेबल टू द बैंक, बट इंटरनल ऑडिट फॉर एवरीवन। इंटरनल ऑडिट के लिए लिमिट दी गई है। पब्लिक कंपनी को तो बोला ही गया आपको कराना ही कराना इंटरनल ऑडिट, लेकिन अगर बोला गया कि अगर आपकी मान लीजिए बोरिंग्स है, जो लोन ले रखी है आपने, वो 100 करोड़ से ऊपर है, ठीक है ना, ऐसे ही बोला गया है, सॉरी बोरिंग के लिए बोला गया 200 करोड़, अगर आपने किसी को लोन दिया है वो है 100 करोड़, है ना, ऐसे बहुत सारी लिमिट बताई गई है। तो उसमें अगर आप आ गए, लिमिट बताई गई है सेल्स के ऊपर, लिमिट बताई गई है प्रॉफिट के ऊपर, लिमिट बताई गई है बोरिंग के ऊपर, लिमिट बताई गई है आपने जो लोन दिया है। मुझे अभी यहाँ पे लिमिट गलत हो जाएगी तो मैं लिमिट अभी नहीं बोलूंगा, बट 4 क्लासिफिकेशन दी गई है। अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हो तो इसका मतलब आपका काम बड़ा है, तो आप साथ के साथ क्या कराते रहो, इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट में लिखा हुआ है कि आप सीए भी हो सकता है, कंपनी का खुद का, या बाहर से भी रख सकते हो आप, लेकिन स्टैट्यूटरी में नहीं। इंटरनल ऑडिट में मतलब आप एक सीए हायर कर लो, उसको इंटरनल ऑडिट का काम दे दो, चाहे उसी से ऑडिट कराओ, उसी से अकाउंट्स कराओ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन स्टैट्यूटरी में ऐसा नहीं। ठीक है, और भी बहुत प्रकार की ऑडिट है। तो मेरे कहने का मतलब एक टास्क पे, एक लॉ पे, एक कंप्लायंसेस पे ऑडिट हो जाती है। जैसे आजकल ऑफिस में काम चल रहा है टैक्स ऑडिट का, जो आजकल ऑफिस है, आज हमारे पास क्या टाइम है, 16 फरवरी 2022, है ना, तो टैक्स ऑडिट चल रही है। हालांकि ये डेट जो है बढ़ चल गई थी, ये एक्सटेंडेड डेट की चल रही है, ठीक है ना। तो अभी ऑफिस में क्या चल रहा है, टैक्स ऑडिट। अब टैक्स ऑडिट किसकी होती है, इसमें भी लिमिट है। इनकम टैक्स में पढ़ाया जाता है, जीएसटी में पढ़ाया जाता है, तो इनकम टैक्स में अगर आपकी इतनी ज्यादा सेल्स और सर्विस है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। अगर आपकी सर्विस इतने लाख से ऊपर या आपकी टर्नओवर इतने करोड़ से ऊपर है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। अब ये टैक्स ऑडिट में बेसिकली है क्या, 15-20
तो देर आर सम ऑफ 35 + 40 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको, यही ऑडिटर का काम है, उसे हम 3CD बोलते हैं। तो 3CD एक फॉर्म है जो सीए आपसे भरवाएगा, आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा कि ये ऐसा किया है नहीं किया है, बस उसी की क्वेरी उसको अपलोड कर देनी है गवर्नमेंट को, वही आपकी टैक्स ऑडिट है। उसके फॉर्म 3CD मैंने बताया, और 3CA 3CB रिपोर्ट्स होती है, सीए इशू करता है कि इनका कैसा चल रहा है। तो टैक्स ऑडिट बेसिकली इसलिए होती है कि ये पता चले कि एंटिटी कोई टैक्स की चोरी लूप होल तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। जो करेगा तो जो क्वेरीज होंगी अपने आप डिपार्टमेंट पता चलेगा कि इसने क्या छुपाया है क्या नहीं। अब यहाँ हम 40 क्लॉज डिस्कस नहीं करेंगे, वो 40 क्लॉज क्या है, रिलेटेड टू यही है कि उसने क्या बेचा, क्या खरीदा, कितना कैश में दिया, कितना टैक्स जमा कराया, कितना जीएसटी कराया, इसका नंबर क्या है, इसका वहां का नंबर क्या है, इसका ईएसआई नंबर क्या है, इसका पीएफ नंबर क्या है, इसका एसेट कितने लिए, इससे कितने एसेट बेचे, इसने प्रॉपर्टी कौन सी नहीं ली, कितने की प्रॉपर्टी नहीं बेची। ऐसा क्रॉस क्वेश्चन में इतना सारा हम पूछ लेंगे, पता लगेगा इसने कुछ गलती की है कि नहीं। तो देयर आर एनी नंबर ऑफ ऑडिट, है ना। तो एक एक क्लासिफिकेशन के बेस पे टाइप्स ऑफ ऑडिट भी हैं, ठीक है। अब एक नई चीज समझते हैं, एक होता है इंटरनल कंट्रोल और एक होता है इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक, जैसे मैंने एनालिसिस वाली क्लास में बताया था कि कंपनीज में ना टीम के हिसाब से काम होता है, डिपार्टमेंट के हिसाब से काम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप एमएनसीज में जाओगे तो एक पूरे हेड पे काम करोगे, आप कभी भी बैलेंस शीट पीएनएल पे काम नहीं कर सकते। यू विल बी गिवन ईदर अ पेबल्स, इधर रिसीवर्स, इधर कैश और बैंक और इन्वेंट्री, कोई एक चीज को आपको संभालने को दिया जाएगा और उस एक चीज का भी कुछ परसेंटेज। इसका मतलब कंपनी इतनी बड़ी है, ऑपरेशन इतना बड़ा है कि उसको इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करवाया जाता है कि आपने जो सिस्टम लगा रखे हैं, आपने जो एम्प्लॉय लगा रखे हैं, आपने जो डिपार्टमेंट बना रखे हैं, वो कितने सही एक्यूरेट है कि नहीं। इसी की ऑडिट करने के लिए इंटरनल ऑडिटर बोला गया। तो इंटरनल ऑडिट को पावर वैसे इससे भी ज्यादा दी गई है, बस इंटरनल ऑडिट को सपोर्ट नहीं मिलता किससे, एंटिटी से। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय हो जाता है, एम्प्लॉय को इतनी वैल्यू नहीं करेगी कंपनी। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट के पास उससे भी ज्यादा पावर है, लेकिन उसके पास राइट इतने ज्यादा है कि उसको पूरा सपोर्ट मिलता है एंटिटी से, क्योंकि उसकी रिपोर्ट के बेस पर सब कुछ डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें होती हैं ऑडिटिंग में, एक होती है एरर्स, एक होता है फ्रॉड। एक होती है एरर और एक होता है फ्रॉड। एरर्स क्या है? एरर किससे भी हो सकती है, और एरर ऐसा ना हो ही नहीं सकता कि एरर ना हो। एरर्स हमने पढ़ा भी था, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। दीज आर दी एरर्स। अकाउंटिंग में बहुत सारी एरर होती है ना, टोटलिंग की एरर, पोस्टिंग की एरर, गलत अकाउंट ओपन करने की एरर, गलत एंट्री करने की, प्रिंसिपल रूल तोड़ दिया, एथआर रेवेन्यू कैपिटल ट्रीट कर लिया। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एरर एंड एरर्स आर एक्सेप्टेबल। एरर्स आर एक्सेप्टेबल, इट इज बट ऑब्वियस, ये हो जाती है। बट अगर उसी एरर में आप ऐसा कोई कृत्य कर देते हो जिसमें फ्रॉड का इशारा मिलता है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरर की नहीं है, फ्रॉड के ऊपर है। एरर पे कंट्रोल नहीं कर सकते आप, इवन सिस्टम कैन मेक एन एरर, है ना। सॉफ्टवेयर भी गलती कर देते हैं क्योंकि वो भी ह्यूमंस के बनाए हुए हैं। बट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिपोर्ट ऑन द फ्रॉड इफ देयर इज एनी। फ्रॉड कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉड रिलेटेड टू एन एसेट्स और फ्रॉड रिलेटेड टू एन ऑपरेशन। अब एसेट्स में क्या फ्रॉड हो सकता है? जितने एसेट बैलेंस शीट में है सबके ऊपर फ्रॉड हो सकता है। तभी मैंने कल बैलेंस शीट बताया था, बैलेंस शीट एक आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में जितने एसेट्स हैं उनकी एक एक प्रोविजनिंग पे फ्रॉड हो सकता है। सपोज एंटिटी इज सेइंग दैट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन, बट ऑडिटर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरीफाई वेदर दैट एसेट एग्जिस्ट और नॉट। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि वेदर एंटिटी इज सेइंग पर्टिकुलर एसेट वी हैव इन पर्टिकुलर लोकेशन। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वेरीफाई करो वो वहां है या नहीं है। दूसरी बात, ओनरशिप है या नहीं है, क्योंकि अगर ओनरशिप नहीं है तो आपकी नहीं है ना। प्लस वैल्यूएशन रूल चेक करने पड़ते हैं कि वेदर एंटिटी हैज शोज करेक्ट वैल्यू इन द बैलेंस शीट और नॉट। जितने की वैल्यू है उतने की दिखाई दिखाई। तो इसके सारे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो हम पढ़ने नहीं वाले। फिर उसके ऊपर वैल्यूएशन के रूल्स आएंगे कि क्या फेयर वैल्यू है, क्या मार्केट वैल्यू है, क्या कॉस्ट है, क्या डेप्रिसिएशन है। तो मेरे कहने का मतलब एक एक बैलेंस शीट के आइटम पे फ्रॉड की गलती निकल के आ सकती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे क्लासिफिकेशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं दो तरीके के लिए, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि विद इन अ 12 मंथ ऑफ पीरियड यू विल रियलाइज द कैश आफ्टर सेलिंग इट, इट मींस दिस इज हेल्ड फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेड। But some kind of investment is made by the entity for the long term purpose. This is held for
लॉन्ग टर्म पर्पस उसे कर दिया, तो हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट के मतलब हो गया कि हम उसको बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। अब उसकी भी कैलकुलेशन के लिए अलग अलग प्रोविजंस, तो हमें फिर ये भी पता करना पड़ता है, दिस इज आवर क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइंट, वेदर यू हैव होल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस और फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पस। अब शॉर्ट टर्म का क्राइटेरिया अलग है वैल्यूएशन का और लॉन्ग टर्म का अलग है, तो वहां करेक्ट दिखाया दिखाया। यहां फ्रॉड कैसे हो सकता है? फ्रॉड बिल्कुल हो सकता है। क्या? अब इन्वेस्टमेंट में अगर आप शॉर्ट टर्म करते हो तो वो ट्रेडिंग आइटम बन जाता है, तो उसका प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, प्रॉफिट उस पे आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप प्रॉफिट लॉस नहीं दिखा सकते, उस पे फिर आपको असेट्स पे, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट नहीं होता, तो हम उसको क्या करते हैं, कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन ट्रीट करते हैं। उस पर फिर इनकम टैक्स अलग से आता है। इनकम टैक्स हमने पढ़ा है जिसमें कैपिटल गेन कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन अलग होती है, तो एक एक आइटम पे हमें वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, और भी कौन सन्ड्री डेटर्स पे फ्रॉड हो सकता है। इतने सारे डेटर्स है एंटिटी के, अब रिलायंस का मालिक थोड़ा ना पता कितने कस्टमर से पैसा आया कितना नहीं आया, तो हमें क्या क्या चेक करने पड़ते हैं, इनवॉइसेस चेक करने पड़ते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट चेक करने पड़ते हैं, पार्टी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक करनी पड़ती है, पार्टी से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। तो देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डेटर रिकंसिलिएशन। तो वहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एक एक आइटम पे फिर क्या दिए गए ऑडिटर्स को, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए कि आप इसको फॉलो करके ये ऐसे ऐसे रूल्स लगाओ, है ना। और फ्रॉड बैंक में हो सकता है, बैंक का पैसा पर्सनल यूज हो रहा है, बैंक का पैसा पर्सनली यूज हो रहा है, या बैंक के पैसे को एंटिटी क्या कर रही है, डायरेक्टर के बेनिफिट के लिए यूज कर रही है। क्योंकि देखो कंपनी को चला रहे डायरेक्टर है, बट कंपनी में पैसा लगा है शेयर होल्डर्स का, तो ऐसा ना हो शेयर होल्डर के पैसे का मिसयूज हो रहा है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर वेदर योर कैश इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द कंपनीज पर्पस और सम अदर पर्पस। ठीक है ना, और कैश में तो बिल्कुल फ्रॉड हो ही सकता है, राइट। तो जितने फ्रॉड्स होते हैं अभी, जैसे रिसेंटली कितने सारे फ्रॉड होते ही रहते हैं, है ना, तो उसमें हम ज्यादातर जो देखते हैं वो असेट्स की रिकॉग्निशन पे होते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी ने लोन लिया रिपे नहीं किया, या किसी ने लोन दिया और रियलाइज नहीं किया, है ना, तो ये किसकी गलती है तो एंटिटी की, बट यहाँ पे समहाउ रिस्पॉन्सिबल ऑडिटर भी है कि अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हो और फ्रॉड है 3 साल पहले का उजागर होता है 3 साल बाद, इट मींस यहाँ पे ऑडिटर भी रिस्पॉन्सिबल। ऑडिटर्स को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, समझ रहे हो आप। तो गवर्नमेंट एक बॉडी भी है ऑडिटर के लिए, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी बॉडी जैसे RBI है, जैसे सेबी है, ऐसे ये जितने पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनकी ऑडिट का जिम्मा CAG को दिया गया है। CAG जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है प्लस जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ऑडिट कौन करवाती है, CAG। यानी CAG ने एक एम्पैनलमेंट बिठा रखा है, फिर CA से ही करवाती है और फिर रिपोर्ट्स की पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। ठीक है, जैसे राफेल वगैरह पे बड़ी चर्चा हुई थी कि मोदी जी ने राफेल इतने में लिया, इतना महंगा लिया, तो ये डिस्कशन कैसे हुआ, ये बात लीक कैसे हुई, रिपोर्ट के बेसिस पे। हम लोग कैसे पता राफेल क्या है कहां नहीं, आखिर पब्लिकली बात कैसे आई, पब्लिक डोमेन में जब आया, पब्लिक डोमेन में मतलब कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन कौन कैसे कर रहा है। अब जैसे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हमारे के ही तो, हम जैसे लोग ही तो हैं। गवर्नमेंट क्या हो गई, डायरेक्टर, और हम लोग क्या हो गए, शेयर होल्डर। हमारे पैसे कहाँ लगे हुए हैं, देश में, और देश को कौन चला रहा है, डायरेक्टर। तो उनको रिपोर्ट हमें देनी पड़ेगी, और रिपोर्ट कहां से देते हैं, संसद में डिबेट करके। इसी तरीके से कंपनीज में ये ऑडिटर्स का डिस्कशन है, ये ऑडिटर का पूरा डिस्कशन। अब यहां पे जो टॉपिक है डिस्कशन का, अब इसमें ना नोट्स में से मैं देख के बताता हूं, इसको पॉज करो 2 मिनट। अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारे पास कंपनी ऑडिटर। ठीक है, अभी तो हमने ऑडिट को पूरा समझा, कौन होगा, कितनी ऑडिट होगी, क्या गलती पकड़ेगा, कैसी रिपोर्ट देगा। अब हम ये चेक करते हैं कि जो ऑडिटर आएगा वो कौन सा आदमी है, वो कैसे प्रकार का व्यक्ति होगा, उसको क्या क्या पावर्स है, कैसा होगा वो इंसान। तो पहला हमारे पास टॉपिक है अपॉइंटमेंट के लेकर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू गिव यू एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्शंस, अबाउट द मॉनेटरी लिमिट एंड ऑल। आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिया जाए, ऑडिटिंग 3 दिन में खत्म नहीं हो सकता। ऑडिटिंग में मुझे 3 लेक्चर देने, 3 दिन में ऑडिट तो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट है तो उतना ही करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब आप सोचो कि अपॉइंटमेंट के लिए उसी पर्सन को राइट दिया गया है जो आदमी कंपनी से बहुत ही ज्यादा क्या हो, क्लोज।
क्योंकि जो कंपनी से क्लोज होगा वही कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में थोड़ा सा सतर्क होगा। अब सबसे पहले पावर दी गई है कंपनी को ऑडिटर को अपॉइंट करने की, किसको? बोर्ड को। बोर्ड का मतलब डायरेक्टर की बॉडी को बोर्ड बोलते हैं। जैसे मैं डायरेक्टर हूं, आप डायरेक्टर हो, ये डायरेक्टर है, तो एक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेगा, मिलकर डिस्कशन करके एक वोट के थ्रू उसको अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड नहीं कर पाया, अब क्यों नहीं कर पाया? डिसीजन नहीं बना, या तीनों ही ऐसे डायरेक्टर हैं, तीनों में दिमाग नहीं है इतना, वट एवर मे बी द रीजन, देन शेयर होल्डर्स, देन शेयर होल्डर से अगर नहीं हो पाता तो फिर गवर्नमेंट को बोल दो, गवर्नमेंट आपका ऑडिटर अपॉइंट कर देगी। इतनी लंबी चेन जाती नहीं है, बट लॉ में ऐसा लिखा है, इतनी लंबी चेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप गवर्नमेंट तक जा सकते। ये हो गया अपॉइंटमेंट का क्लासिफिकेशन। दूसरा हमारे पास आता है ऑडिटर होगा कौन, कौन होगा? तो हमारे कंट्री में एक इंस्टीट्यूट है ICAI, ये CA कोर्स कराता है, और CA कोर्स करने के बाद CA की डिग्री देता है। CA की डिग्री करने के बाद आप दो तरीके से काम करते हो, या तो आप जॉब पे चले जाते हो या प्रैक्टिस पे चले जाते हो। जॉब का मतलब आप CA नाम के हो, आपके पास साइनिंग पावर खत्म हो जाती है, यानी यू आर अ डेजिग्नेटेड CA बट यू डोंट हैव द साइनिंग पावर। साइनिंग पावर प्रैक्टिसिंग के पास है। जैसे डॉक्टर अगर आप किसी हॉस्पिटल में नौकरी करते हो तो आप डॉक्टर हो, बट साइनिंग पावर नहीं है। लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्टैम्प पेपर होता है, तो आपको साइनिंग पावर होती है, ठीक है ना। तो CA को भी ये बोला गया है कि जब आप जॉब कर रहे हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस खोलते हो, मतलब अपना प्रैक्टिस शुरू करते हो, क्लाइंट्स बनाते हो, उनकी बैलेंस शीट साइन करते हो, तब आपको पावर दी गई है। तो CA कौन है? CA मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हैविंग COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसको COP थोड़ी इसके पास। तो कंपनी का ऑडिटर कौन होगा? जो ICAI से CA डिग्री पास होगा, प्लस उसके पास क्या होगी? COP। दोनों चीजें। CA की डिग्री तभी मिलेगी जब आपने कोर्स पूरा किया हो, सारी फीस वगैरह पे कर दी हो, और कोई वहां से लेना देना ना बचा हो, सारी IT ट्रेनिंग वगैरह पे कर दी हो, फिर उसके बाद आपने COP के लिए प्रैक्टिस किया हो। अब COP के लिए दो CA बनते हैं, एक ACA बनता है और एक FCA बनता है। ACA 5 साल तक आप ACA रहते हो, नए CA को ACA नाम होता है, एसोसिएट बोला जाता है। और जब आप 5 साल हो जाते हैं तो आप फेलो हो जाते हो, इंस्टीट्यूट के एक तरीके से फेलो मेंबर हो, तो सीनियर CA में जाते हो फिर आप। ये तो नॉर्मल डेजिग्नेशन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप CA हो, COP हो, आप कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर बन सकते हो। स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए आप लायबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, आप ऑथराइज, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मान लो हमने अपॉइंट कर दिया, तो क्या इसको रिमूव किया जा सकता है? हमने अपॉइंट कर लिया, अभी अपना काम कर रहा है, अब इससे कोई गलती हो सकती है, मैंने बताया ना, CA के फ्रॉड की वजह से कंपनी लूट सकती है। CA जैसे आइए बोलना तो नहीं चाहिए, रिकॉर्ड भी हो रहा है, बट देयर आर सो मेनी सच काइंड ऑफ पर्सन हैविंग सो मच पावर, बट आल्सो इन्वॉल्व इन द करप्शन। IAS करप्शन में है, IPS करप्शन में है, CA भी है, डॉक्टर भी है, सभी है, तो हम क्या करें? तो यहाँ पे CA के फ्रॉड की वजह से भी हम ये कह रहे हैं कि आपको रिमूव करने को भी हम किसी को पावर दे रहे हैं। तो रिमूव की पावर फिर कहां चली जाएगी? फिर से वही श्रृंखला में चली जाएगी, बोर्ड, डायरेक्टर और शेयर होल्डर, और नहीं तो गवर्नमेंट। लेकिन यहां पे सीरियल उल्टा है, वहां पे गवर्नमेंट लास्ट में थी, यहां गवर्नमेंट पहले। भाई गवर्नमेंट पहले एक्शन लेगी ना, क्योंकि लास्ट में रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जा रही है, क्योंकि डायरेक्टर जो है गलत तरीके से रिमूव करवा सकता है। जैसे मान लो किसी को बहुत तंग कर रहे हो तुम, कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑडिटर बन रहे हो, तो डायरेक्टर तंग हो गए, आप एप्लीकेशन देंगे और बोलेंगे इसको हटाओ यार, वो गलत हो सकता है। शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन सही नहीं गई, वो भी गलत हो सकते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट गलती हो सकती है, वो एक्शन तुरंत ले सकती है। अभी मैं रिसेंटली न्यूज पढ़ रहा था कि ICA इंस्टीट्यूट ने 7 CA मेंबर्स के नाम कैंसिल कर दिए, यानी उनकी COP कैंसिल कर दी। कुछ गलती की होगी, अब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, फिर आप सीधा नौकरी करो या फिर कोई बैठो आप चुपचाप, ठीक है। तो इसका मतलब रिमूवल का भी राइट है, अगर आप अपने ड्यूटी पे काम नहीं करो तो रिमूव भी हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी तो यही हो गई, CA हो जाओ, COP ले लो, आप एलिजिबल हो, है ना। क्वालिफिकेशन भी यही हो गया। डिसक्वालिफिकेशन के बहुत सारे पॉइंट्स। एक CA कब कब डिसक्वालीफाई हो सकता है, यानी वो CA नहीं हो सकता, या सॉरी ऑडिट नहीं कर सकता, या ऑडिट कर रहा था तो उसको बीच में ही छोड़नी पड़ी, तो डिसक्वालीफाई हो गया। तो डिसक्वालीफाई के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे तो डेथ हो गई तो अपने आप छोड़नी पड़ेगी ऑडिट, छूटी गई फिर तो। दूसरा, इंसॉल्वेंट हो गए आप, या अनसाउंड माइंड हो गए आप, या आपने कोई फ्रॉडलेंट एक्ट कर दिया,
या आपको आईपीसी की कोई धारा लग गई। जैसे आपको याद होगा एक बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक आरोपी पकड़े गए थे, उनका नाम आई फॉरगेट, बॉम्बे के वो सीए थे, वो प्रैक्टिसिंग सीए थे। तो उनका जो सीओपी था इंस्टीट्यूट ने तुरंत कैंसिल कर दिया था। जैसे ही उन पे आरोप लगा बॉम्बे ब्लास्ट का, तो उन पे तुरंत जो है उनकी सीओपी कैंसिल कर दी गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया। सीए वो स्टिल थे, बट जब 10-15 साल बाद फाइनल डिसीजन हुआ तो उनको फिर हालांकि तो छोड़ना ही पड़ा। तो ऐसा भी कभी होता है, आप डिस्क्वालीफाई होते हो, ये आईपीसी की धारा कहलाती है, ठीक है ना। या आपका कंपनी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, इंटरेस्ट डेवलप के लिए रूल लिखा हुआ है, आप किसी कंपनी में शेयर नहीं ले सकते अगर आप उस कंपनी के ऑडिटर हो तो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ना उसमें। मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अगर आप उसमें आपका हित आ गया तो आप कभी भी कंपनी की गलती नहीं बताओगे। अगर हम बच्चे से प्यार करते हैं तो बच्चे की गलती में भी हम उसको क्या बोलेंगे, सही कर रहा है, अपना लड़का है, ऐसा होता है ना। तो बिजनेस के लिए आपको बोला गया आप कंपनी की सिक्योरिटी होल्ड मत करो, लेकिन फिर कंपनी लॉ में ऐसा बोला गया है कि अगर आप मान लो आपका कोई रिश्तेदार शेयर होल्डर है तो भी 1 लाख से ज्यादा शेयर ना ले। वो मतलब मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता अगर शेयर होल्डर है तो भी 1 लाख से ज्यादा का ना ले, वरना फिर भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और फिर लोन वगैरह का भी ट्रांजेक्शन ना हो, मतलब लोन ना लिया हो, मान लो कोई बैंकिंग कंपनी है, आई हैव टेकन लोन फ्रॉम देयर एंड आई एम आल्सो टेकिंग द ऑडिटिंग असाइनमेंट ऑफ दैट कंपनी और दैट बैंक, तो भी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लोन ना लिया हो, लोन ना दिया हो, या कोई डेट ना हो, मतलब लेना देना ना बचा हो। लेना देना मतलब मैं कस्टमर ना हूं उनका, किसी प्रकार से इंडिपेंडेंस है, अदरवाइज यू विल डिस्क्वालीफाइड, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि इंडिपेंडेंसी ही ना हो। क्यों? मुझे काम कहां से मिलेगा? When somebody knows तभी मुझे काम देगा, अगर मुझे कोई जानता ही नहीं है तो कैसे काम मिलेगा? अब आज मुझे जानता है, कल के दिन कोई जॉब करे, बोले सर मेरी टीडीएस वगैरह कुछ कर दो, आई नो ही ना, आई नो, तभी तो मेरे पास काम है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, बट प्रिंसिपल्स आर देयर। प्रिंसिपल इसलिए ताकि कोई गलती एक सीए से ना हो। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन का पॉइंट। इसको तनख्वाह कौन देगा? तनख्वाह क्या होगा? जो डायरेक्टर डिसाइड करेगा। इनको तनख्वाह कितनी, तनख्वाह नहीं होती, इनकी फीस होती है ना। तो इनकी फीस कितनी होगी डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, फिर शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लेंगे कि हम इसको इतना सैलरी दे रहे हैं, आप ये बता दो ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। ज्यादा ना हो कि कंपनी का नुकसान ना हो, कम ना हो क्योंकि फिर ये ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, ठीक है। पावर एंड ड्यूटीज बहुत सारी हैं। अच्छा, अब जो मेन सेक्शन है एक है 144, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप यहां तक पढ़ो इसको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आया है, ये 2013 में ना कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ था। 2013 में कंपनीज एक्ट क्या हुआ था? अमेंड हुआ था। पहले 1956 वाला चलता था, 1956 वाला कंपनी लॉ चलता था। उसको जैसे ही कांग्रेस मतलब लगा हम हार जाएंगे, तो सचिन पायलट उस टाइम मिनिस्टर थे, किसके? एमसीए के मिनिस्टर थे वो, तो उन्होंने ये कंपनीज एक्ट 2013 बिल ला दिया था, वो एक्ट बना दिया था, ठीक है। लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम, राइट। तो उन्होंने ये 144 सेक्शन लाया, बहुत अच्छा सेक्शन लाया। क्या कि ऑडिटर अगर आप हो तो ये सर्विस मत करो, इससे निखार आ जाएगा आपकी ऑडिटिंग के काम में। तो सर्विसेज क्या है वो जान लेते हैं। तो सेक्शन बहुत फेमस है 144 section state that what are the services that a CA cannot render, and if you are rendering that services you cannot become the auditor, you have to occupy the position, you have to remove that position, right। वो सर्विसेज क्या हैं? जैसे पहला है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। मैंने आपको बताया अगर अकाउंटिंग करते हो तो ऑडिटिंग का काम मत करो, दोनों काम मत करो, अपना काम कैसे चेक कर पाओगे, राइट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटिटी देन डू नॉट टेक द ऑडिटिंग असाइनमेंट, किसी और को दिलवा दो। प्रैक्टिकली ऐसा होता होगा, प्रैक्टिकली ऐसा होता होगा, कोई काम में छोड़ूंगा हाथ से तो एसोसिएट्स बना लेते हैं लोग। एसोसिएट तभी सुना होगा, सीए फर्म के नाम कैसे होते हैं, ये यानी एसोसिएट्स, डी के एसोसिएट, फलाना एसोसिएट्स। तो मेरे ही एक दोस्त की फर्म है, मैंने उसको वहां कर दिया, ऐसा कर दिया। तो क्योंकि भाई एक जब हम प्रैक्टिस काम करते हैं, जब मैं दुकान खोल के बैठता हूं तो कस्टमर को नहीं जाने दूंगा मैं, कस्टमर मेरे पास सामान नहीं है वो भी ला के दूंगा उसको, बोलूंगा शाम को मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल्स आर देयर, बट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए हम नहीं करेंगे बट करवा देंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। मैंने आपको बताया था इंटरनल एक स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो स्टैट्यूटरी नहीं बन सकते, स्टैट्यूटरी तो इंटरनल ऑडिटर असाइनमेंट मत लो,
ठीक है। उसके बाद अगर आप काम करते हो किसका, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपनीज के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की आप डिजाइनिंग करते हो, उसको एडवाइस देते हो। आधे सीए तो एडवाइजिंग का काम करते हैं, वही सीए हैं असल में। ये जो आईटीआर वाइटर भरते हैं, दे मतलब आई डू नॉट सजेस्ट, और इवन सीए इंस्टीट्यूट डू नॉट सजेस्ट टू प्रिपेयर आईटीआर एंड ऑल। ये सीए का काम नहीं है, बट काम नहीं है तो लोग करना पड़ता है इनिशियली। उनका काम ही कंसल्टेंसी है, एक टॉपिक पे कंसल्टेंसी है कि सर मैंने ये काम किया है, मुझे ये करना है, बताइए क्या करना चाहिए। तो अगर आप ये काम करते हो तो आप उसकी ऑडिटिंग का असाइनमेंट मत लो, ठीक है। उसके बाद है एक्चुरियल सर्विसेज। एक इंडिया में इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल साइंस। जो बीमा कंपनियां होती हैं उसमें एक्चुरीज काम करते हैं, और एक्चुरीज बहुत कम है इंडिया में, और एक्चुरीज का पे स्केल बहुत ज्यादा होता है। एक्चुरीज क्या करते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट, जो स्टैटिस्टिक्स बनी है वो एक्चुरियल का ही एक ब्रांच है। फ्यूचरिस्टिक डेटा हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर आप एक्चुरियल हो, एक्चुरियल सर्विस कर रहे हो कंपनी की, तो आप ऑडिटिंग मत करो, ठीक है। एक्चुरीज क्या होते हैं, जो फ्यूचर फोरकास्ट बताते हैं कंपनी का। बताओ आप कैसे बता सकते हो, एक कंपनी कह रही है 200 रुपए प्रीमियम भरो, 5 लाख इतना लाख मिलेगा। वो कुछ प्लान बनाया होगा ना उन किसी ने, वो प्लान किसने बनाया, एक्चुरीज बनाते हैं ऐसा पूरा। फ्यूचरिस्टिक डेटा कौन बनाता है, एक्चुरीज। वो काम अगर आप करते हो मत करो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देते हो तो ऑडिटिंग मत करो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हो तो ये मत करो। आउटसोर्सिंग, रेंडिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज, मतलब किसी भी एक काम को आप संभालते हो तो फिर मत करो। आउटसोर्स का मतलब यही होता है ना कि किसी दूसरे का हम नॉन कोर एक्टिविटी का काम हम करते हैं। जैसे मान लो दिस इज इंस्टीट्यूट एंड हियर आई टीच ओनली ई अकाउंटिंग कोर्सेज, राइट, बट देयर आर सम अदर टीचर आल्सो टीचिंग हियर फॉर, अगर मान लो ये हो गया आउटसोर्स सर्विसेज। मैनेजमेंट एक सर्विसेज है, वही मैनेजमेंट की सलाह वगैरह करते हो। तो कुल मिला के आप इन सर्विसेज को हमें याद नहीं करना, बट इतना ही लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑलरेडी एक्सपर्ट नेचर का काम कर रहे हो या उसका कोई पार्ट ऑफ एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो आप मत कीजिए उसकी ऑडिटिंग सही नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ना एक सीलिंग लिमिट का भी सेक्शन है। सीलिंग लिमिट का मतलब एक सीलिंग लिमिट बनाई गई है कि हे ऑडिटर आप इससे ज्यादा ऑडिट मत लो। तो हर जगह सीलिंग लिमिट बनाई गई। जैसे कंपनी लॉ में बोला गया है कि आप इतनी कंपनी की ऑडिट लेना, इससे ज्यादा मत लेना। दूसरे सीए को भी काम मिले, इसका एक रीजन ये है। और काम ईमानदारी से हो, ज्यादा टाइम असाइनमेंट लेने से सही नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, इतने दिन ऑपरेशन करूंगा। अब हर कोई कबीर खान तो नहीं हो सकता, या आप ड्रिंक करके ऑपरेशन कर लेते हो फटाफट और हर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो एक लिमिट दी गई है कि कंपनी ऑडिट में इतनी ऑडिट लो। टैक्स ऑडिट जो अभी चल रही है ऑफिस, उसकी भी लिमिट दी गई, इतनी आप इससे ज्यादा ऑडिट मत लेना। 2 रीजन मैंने बताया, एक दूसरे सीए को काम मिले और काम ईमानदारी से, ठीक है। तो अगर आप ये लिमिट तोड़ते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। मान लो आप मैक्सिमम लिमिट 50 है टैक्स ऑडिट, और आप 51 52 कर रहे हो, अगर पता चला तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपकी सीओपी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन हमने कहा, रोको इसको। देखो जी, अब हम एक चीज ये समझते हैं कि सर जब ऑडिटर आएगा तो वो कौन कौन से मेन मुद्दों पर डिस्कस करेगा, यानी ऑडिटर्स को किन किन मेन चीजों पर रिपोर्ट करनी ही करनी है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, एक अच्छा डॉक्टर माना जाता है अगर वो पहली बात पेशेंट को टाइम दे। एक अच्छे डॉक्टर की निशानी क्या है, टाइम दे। टाइम मतलब 5 सेकंड में आप उसको सेहत नहीं जज कर सकते किसी पेशेंट की। तो एक अच्छा डॉक्टर माना जाएगा। फीस कितनी भी हो, कम से कम बीपी चेक करे, पल्स चेक करे, ऑक्सीजन चेक करे, और उसकी बॉडी में कहीं अगर समझ लो कहीं स्ट्रेच वगैरह तो वो चेक करे, फिर उसको मेडिसिन लिखे, और अगर कोशिश करे कि टेस्ट रिकमेंड करे। इसके बिना कोर्स स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह सीए को बोला गया है कि आपको ये चीजों पे रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, अदर पे कर दो तो बहुत अच्छा है। तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इसकी हेडिंग दी गई है लॉ में, इंक्वायरी ऑफ प्रोप्राइटरी मैटर्स। पहले हम पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी मैटर्स, फिर अदर मैटर्स। तो प्रोप्राइटरी मतलब बहुत ही अहम मुद्दे। क्या, मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर हिंदी समझाऊंगा। पहला बोला गया है आप ये चेक करो और बताना कि whether loans and advances made by a company on the basis of security have been properly secured and whether the terms on which have been made are prejudicial to the interest of the company। अगर कंपनी ने लोन्स एडवांसेस किसी को दिए हैं तो क्या उसकी रिकवरी हो रही है, और अगर रिकवरी नहीं हो रही है तो क्यों, और जो लोन्स एडवांसेस दिए हैं क्या वो कंपनी के हित में है या अनहित में।
अभी इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, कंपनी ने किसी को लोन दिया, पैसा कहीं से आया होगा, पैसा शेयर होल्डर का लगा हुआ है, उस पर बिल्कुल निगरानी रखी गई है कि अगर पैसा कंपनी के पास आया है तो पैसा जहां गया है सही जगह गया हो, कंपनी के अनहित में ना गया हो। क्लियर पहला पॉइंट है ना, लोन पे टारगेट किया गया, ठीक है। दूसरा, whether transaction of the company which are represented merely by book entry are prejudicial to interest of the company, कुछ ऐसी एंट्री ना हो, सिर्फ एंट्री हो, अस्तित्व में ना हो। जैसे एक केस हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स का, फ्रॉड हुआ था, आईटी कंपनी, बहुत बड़ी आईटी कंपनी थी, रामालिंगन राजू उसके चेयरमैन थे। उनका जब फ्रॉड उजागर हुआ तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली, मतलब फ्रॉड में ये पता चला कि एक्चुअली अगर उनके 100 एम्प्लॉय थे तो उन्होंने सैलरी दिखा रखी थी 1000 एम्प्लॉयज की, मतलब इन रियलिटी देयर वाज ओनली 100 एम्प्लॉय, बट एक्चुअली सैलरी वाज पेड इन द 1000 एम्प्लॉय। बाकी सारे खर्चे क्या थे, फ्रॉडलेंट थे। तो दिस आर द रिपोर्टिंग मैटर, कि जो एंट्री है वो सिर्फ एंट्री तो नहीं है, वो एक्चुअली में है कि नहीं है। आपने 100 सेल के बिल चढ़ा रखे और सेल हुई कितनी है, आपने 100 परचेज के बिल चढ़ा के परचेज हुई कितनी है, आपने 100 क्वांटिटी सम परचेज कर रखा, मैंने 100 क्वांटिटी समझा, और गोडाउन में कितने। तो ये आपको जिम्मेदारी दी गई कि जो एंट्री है वो सिर्फ एंट्री ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, whether the company not being an investment company or banking company, whether so much of the asset of the company consist of share, debenture, other security have been sold at a price less than the market value। अगर कोई कंपनी है, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो कहीं उसने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो मार्केट प्राइस से कम में तो नहीं बेच दिया, हालांकि कोई बेचता नहीं है, लेकिन कम दिखा ना दिया हो, पैसों का लूप होल ना हो गया। कहीं आपने इन्वेस्ट किया तो किया होगा तो ज्यादा मिलने के लिए किया होगा, तो कहीं ऐसा ना हो उसको सोल्ड किया हो तो मार्केट प्राइस से कम में कर दिया हो, और हे रिपोर्टर तुम बताना, है ना। और यहां पे बोला गया अदर देन बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्यों? बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉर्मली इन्वेस्टमेंट को कम ज्यादा पे बेच देती है। क्यों? क्योंकि उनका ये नेचर ऑफ बिजनेस, ये उनका ऑपरेटिंग बिजनेस है। लेकिन अगर आप ये कंपनी नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट कहीं की है तो प्रॉफिट के लिए किया होगा, तो कम प्राइस में ना बेचा, ये चेक करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, whether loans and advances made by the company have been shown as deposits। आपने लोन दिया है तो उसका करेक्ट लेजर क्या होना चाहिए, ये बता रहा है, डिपॉजिट के अंदर होना चाहिए। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो आपका वो क्या बनेगा, असेट बनेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ डिपॉजिट, कोई और लेजर ना खोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, whether personal expenses have been charged to revenue account, ये है मेन इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा ना डायरेक्टर के पर्सनल खर्चे पीएनएल में दिखा रखे हो, या कोई कंपनी का जो खर्चा है वो कंपनी के खर्चे से न जाके किसी और के खर्चों को मीट कर रहा है। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, सपोज एंड अमित सर इसके ओनर है, अब अमित सर यहाँ नहीं आते, बट यहाँ का जो ऑडिटर है सपोज, तो उसको सब बताना पड़ेगा अमित सर को कि जो आपका डायरेक्टर यहाँ काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है। तो ये रिपोर्टिंग मुझसे मांगेगा कि कहीं तुम अपने खर्चों को पेटी कैश में तो लिख देते, तुमने यहाँ का लैपटॉप रिपेयर कराया, यहाँ का खर्चा है, तुमने लैपटॉप अपने घर का रिपेयर कर लिया यहाँ के पैसों से, तो वो रिपोर्ट करना है। तुमने कोई आइटम खरीदा यहाँ के लिए, यहाँ की बुक, यहाँ के लिए कैंसी, यहाँ के लिए व्हाइट बोर्ड वैलिड है, बट आपने कोई आइटम खरीद के यहाँ से घर में शिफ्ट कर लिया, वो रिपोर्ट करना है, ठीक है। लास्ट, whether it is stated in the books of title of the company that share have been allotted to cash, whether cash actually been received in such allotment or not। आपने शेयर इशू किए तो शेयर इशू करके पैसा मिला कि नहीं मिला, मैंने कहा ना सिर्फ एंट्री ना हो, आपने शेयर इशू किए तो पैसे आने चाहिए। तभी बैलेंस शीट में एक हेडिंग होती है, बैलेंस शीट अभी हमने इतना पढ़ा नहीं है, एक हेडिंग होती है बैलेंस शीट में, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वहां पे वो कहती है कि अगर पैसा नहीं मिला तो इसकी एक अलग हेडिंग में दिखाओ। वैसे तो शेयर का अमाउंट होता है शेयर कैपिटल, वहां हम लिखते हैं इतने शेयर इशू हुए, इतने पे कितने पैसे आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये मार्च आ गया, एप्लीकेशन तो हो गई, अलॉटमेंट होनी है मई में या अप्रैल में, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, तो यहाँ पे एक हेडिंग दिखानी है आपको, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि मैंने शेयर अप्लाई एप्लीकेशन तो दे दी है, अलॉटमेंट नेक्स्ट मंथ आनी है, ये रिपोर्टिंग करनी, ठीक है। सब कहीं ना कहीं घूम फिर के कहां है, पैसों के ऊपर, सारे पैसों के ऊपर है, क्योंकि कंपनी को पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर, उनके पैसों की सुरक्षा के लिए ऑडिटर को बोला गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अदर एलिमेंट्री पार्ट, अदर जो रिपोर्टिंग पैराग्राफ है। अदर मैटर क्या है देखो, ये भी थोड़ा ज्यादा है बट जल्दी खत्म हो जाएगी। पहला,
आपको ये बताना है ऑडिटर वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन द ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन टू हिज बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिहाफ। आप हमें ये बताओ कि आपको जितना डेटा जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी क्लाइंट ने आपको दी या नहीं दी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑडिटर यहाँ पे आ रहा है, अमित सर के बिहाफ में ऑडिटर आया है, मुझसे कह रहा है कि पिछले मंथ का पेटी कैश दिखाओ। मैंने कहा इस मंथ का दिखा दिया ना, पिछले मंथ क्या करो, नहीं पिछले मंथ का दिखाओ। तो अगर नहीं, मैंने कहा नहीं है मेरे पास, नहीं दिखाऊंगा, तो आप लिख देना बस, तो पता चल जाएगा कि वहां पे क्या गलती चल रही है। तो आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेदर ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू इज रेलेवेंट टू यू और यू हैव बीन प्रोवाइडेड और नॉट। जो आपने मांगा, जो जरूरी था, मिला या नहीं मिला। तभी हम डॉक्टर के पास कभी जाते हैं तो करंट रिपोर्ट भी मांगता है, पिछली रिपोर्ट भी मांगता है कि पहले किसी डॉक्टर को दिखाया होगा या पहले कभी कोई चेकअप हुआ तो वो रिपोर्ट भी आप दिखा दो। पिछली रिपोर्ट से भी हम कई सारी चीजें निकाल लेते हैं। उसके बाद वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड बाय लॉ। आपको क्या लगता है कि अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग लॉ फॉलो करना चाहिए, अगर वो कंपनी है तो कंपनी लॉ फॉलो करना चाहिए। तो कंपनी जिस लॉ के तहत गवर्न है वो फॉलो करती है या नहीं करती, ये आप बता देना। Whether the report on the accounts branch office of the company a person other than company or the branch audit, मतलब मैंने बताया ब्रांच ऑडिट होती है, तो ब्रांच ऑडिट के ऊपर एक ब्रांच अकाउंट्स का प्रोविजन है कि ब्रांच की बुक्स को या तो हेड ऑफिस में रखो या ब्रांच की बुक्स को ऑडिटर को दिखाओ। यानी अगर ऑडिटिंग हो रही है हेड ऑफिस की तो ऑडिटर के पास राइट है कि सारी ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मांग सकता है। Next, whether the company's balance sheet and profit or loss account deal with the report agreement with the books of accounts and return। अब क्या है, जो P&L में प्रॉफिट है और जो रिटर्न जा रही है दोनों में सेम है या नहीं, समझ में आया? जो आप जीएसटी की रिटर्न भर रहे हो उसमें जो सेल दिखा रहे हो और जो प्रॉफिट एंड लॉस में सेल दिखा रहे हो मैच है या नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। पता चला अकाउंट्स कहीं और चल रही है, रिटर्न कुछ और जा रही है, तो ये आपको बताना है कि जो बुक प्रॉफिट है वही प्रॉफिट से रिटर्न भरी जा रही है, वही प्रॉफिट कहां दिखाया जा रहा है, इनकम टैक्स में। ठीक है। वेदर इन हिज ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे मैंने बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तो हर एक आइटम पे क्या है, हर एक आइटम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अब तो इंड एस आ गए हैं, अब तो कुछ नहीं है, नाम बदल गया लेकिन ट्रीटमेंट का थोड़ा तरीका, अब इंड एस फॉलो होते हैं। इंड एस मतलब थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे सेम कर दिया गया है। पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, अब एक सीए कहीं भी बन के आप कहीं भी काम करो तो ग्लोबली एक ही स्टैंडर्ड। तो हर एक आइटम पे, बैलेंस शीट के हर एक आइटम पे क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको ये रिपोर्ट करना है कि आपका क्लाइंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद है वेदर द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डायरेक्टर के पॉइंट में चला जाएगा। अब डायरेक्टर को पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर क्वालिफाई कब होता है, डिस्क्वालिफाइड कब होता है। तो क्या कंपनी का कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, क्या कंपनी का कोई डायरेक्टर ड्यूरिंग दैट डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुआ, तो वो रिपोर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि सस्पिशियस पर्सन को भी बता दो, कल के दिन, अगले दिन 10 साल बाद, 5 साल बाद फ्रॉड हुआ तो उसको भी हम पूछ लें, क्योंकि जाने वाला आदमी कभी कभी नुकसान करके जाता है, जाने वाला। इसका रियल एग्जांपल बताता हूं। आईसीआईसी बैंक की सीएमडी थी, नाम भूल जाते हैं, मुझे फ्रॉड याद रहते हैं, नाम भूल जाते हैं। आईसीआईसी बैंक की सीएमडी थी, बड़ी अच्छी थी वो, सर्च करो जरा। आईसीआईसी बैंक की सीएमडी थी, उन्होंने कुछ कर दिया। अब वो, एक होता है रिमूवल, एक होता है रेजिग्नेशन। सुनो इधर, एक होता है रिमूवल, एक होता है रेजिग्नेशन। मैंने इस सेंटर में कुछ तबाही मचा दी है, अब मुझे लगता है मेरी गद्दी खतरे में, तो मुझे आरोप ना लगे, अब मैं कहता हूं मुझे अब काम से थकावट हो गई है, मैं यहां से रिजाइन लेना चाहता हूं। और एक होता है मैंने गलती करी, मुझे भगाया जा रहा है, तो उन्होंने जब ऐसा लगा कुछ गलती हो गई है, कल के दिन इसकी रोशनी फैलेगी, उन्होंने कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया और रिजाइन लेके चली गई। बाद में पता चला कि उस कंपनी ने, यानी आईसीआईसी बैंक ने, इतना सारा लोन उस कंपनी को दिया हुआ था जिसमें उनके हस्बैंड चेयरमैन थे या उसके डायरेक्टर थे। मतलब जो आईसीआईसी बैंक था उसके कई सारा पैसा कहां चला गया है, उन्हीं के हस्बैंड की कंपनी। अब बताओ, डायरेक्टर का डिस्क्वालीफाई जाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जाना जरूरी है कि डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ, कौन सा हुआ, कहां गया। चंदा कोचर बहुत अच्छी थी, बहुत फेमस हुई थी, उन्होंने आईसीआईसी बैंक को बहुत टॉप पे ले गई। लेकिन कहते हैं ना, अहम अहंकार ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए, पद हो और अहंकार ना आए, बहुत ही मुश्किल है ना। खैर हम यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे,
तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड। दूसरा पॉइंट, एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट रिमार्क कनेक्टेड देयरविद। और ये बता देना कि जिस साल की आप ऑडिट कर रहे हो पिछले साल का कोई एडवर्स ओपिनियन तो नहीं है। इस साल ऑडिट आप कर रहे हो, पिछले साल का ओपिनियन क्या था वो भी एक बार चेक कर लेना। पिछले साल का ऑडिटर ने कहीं एडवर्स रिपोर्ट तो नहीं दी थी, तो इस साल क्या उसने कंप्लाई किया या नहीं किया। पिछली बार सी डॉक्टर ने बोला था, पिछले डॉक्टर के पास में गया था, उसने बोला था आपको शुगर है, चीनी नहीं खाना। अब मैं नए डॉक्टर के पास गया हूं, तो मुझे बताना जरूरी है कि पिछले डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या उसको आपने इंप्रूव किया। नहीं, मैं तो भरपूर चीनी खा रहा हूं। तो ये जानना जरूरी है कि पिछले एडवर्स रिपोर्ट की अब क्या सिचुएशन है। लास्ट, whether the company has adequate internal financial control system or not। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इंटरनल कंट्रोल बेटर लगाओ, सिस्टम को अच्छा लगाओ, ताकि क्या हो सके, ट्रेसिंग हो पाए। तभी कंपनी में डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, और डिपार्टमेंट ऐसे बनाते हैं, एक का काम दूसरा क्या करता है, चेक करता है। आपस में बांध देती है कंपनी कि ये काम करेगा, इसकी फाइल यहां जाएगी, इसकी फाइल यहां जाएगी, और ये पता है किसने काम गलत किया, चेन बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑडिटिंग का एक पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, आई थिंक 3 क्लासेस होंगी, है ना। तो ऑडिटिंग ये हमें करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सीए ही किया जाए ऑडिटिंग के लिए। जब हम अकाउंट्स करेंगे या किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करेंगे, तो सीए आपके पास आएगा तो आपको पता हो कि उसके पास क्या राइट्स एंड ड्यूटी। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन।